स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर के पार्ट 14 से। इस पर्टिकुलर सीरीज में हम लोग कवर कर रहे हैं बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर के अंदर जितने भी टॉपिक आते हैं। तो वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन से हम स्टार्ट करेंगे। द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम। अगेन द सेम थिंग जो हमने एक्वायर्ड इम्यूनिटी में पढ़ा था कि वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन जिसको बोलते हैं, इंजेक्शन देते हैं, वो किस पे डिपेंडेंट होता है? वो इस प्रॉपर्टी पे कि इम्यून सिस्टम की मेमोरी है। ठीक है। इन वैक्सीनेशन अ प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ पैथोजन और इनएक्टिवेटेड वीकेंड पैथोजन वैक्सीन आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी। देखो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाती हूँ ये चीज। वैक्सीन किसको बोला गया है? एक्चुअली यहाँ पे लिखा है वीकेंड पैथोजन, यानी पैथोजन जिससे बीमारी होती है लेकिन वो कमजोर फॉर्म में। सो वैक्सीनेशन एक प्रिपरेशन दिया जाता है एंटीजेनिक प्रोटीन का ऑफ पैथोजन, यानी वैक्सीनेशन जब हम बोलते हैं कि यहाँ पे वैक्सीनेशन चल रहा है तो जो भी पैथोजन है उसको वीक फॉर्म में या इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होस्ट की बॉडी में, जिसको भी वैक्सीन दे रहे हैं उसकी बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है। Now, the antibody produced in the body against these antigen would neutralize the pathogenic agents during actual infection. Now, इसका फायदा क्या होगा? अगर हमने ये बोला कि हमने ऐसे इनएक्टिवेटेड फॉर्म में दिया या फिर वीकेंड फॉर्म में दिया, पहली बात तो उससे एक्चुअल इन्फेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो भी जो भी आप दे रहे हो पैथोजन, वो या तो बहुत ही कमजोर है या इनएक्टिवेटेड है, तो उसकी वजह से डिजीज तो नहीं होगी। लेकिन उसका फायदा क्या होगा? जब वो बॉडी में जाएगा तो बॉडी को लगेगा कि फॉरेन एजेंट आ गया है। तो जैसे ही बॉडी ये समझेगी कि ये फॉरेन एजेंट आ गया है तो वो उसके लिए एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगी। तो यहाँ पे क्या होगा? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाएंगी बॉडी में इस एंटीजन के अगेंस्ट, और वो पैथोजेनिक एजेंट जब एक्चुअल इन्फेक्शन होगा ना, उससे, उस बीमारी से एक्चुअल इन्फेक्शन होगा, तब वो उससे लड़ने के लिए तैयार होंगी। वरना तो नॉर्मली क्या होता है, जब हमें इन्फेक्शन होता है हमारी बॉडी रियलाइज करती है, फिर 3 से चौथे दिन हमारी बॉडी धीरे धीरे एंटीबॉडीज बनाना शुरू करती है जब तक हम रिकवर करते हैं। इस केस में क्या होगा? क्योंकि वैक्सीनेशन पहले ले चुके हैं तो नाउ एंटीबॉडीज आर रेडी इन अवर बॉडी, बस डायरेक्ट एक्चुअल इन्फेक्शन होते ही वो एंटीबॉडीज क्या करेंगी? लड़ने पहुंच जाएंगी। The vaccine also generate memory B and T cell that recognize the pathogen quickly on subsequent exposure and overwhelm the invader with a massive production of antibodies. अब एक और फायदा जो यहाँ पे हुआ है, वैक्सीन की वजह से मेमोरी जनरेट हो जाती है बी एंड टी सेल्स में। जब ये मेमोरी जनरेट होती है तो हमारी बॉडी बहुत जल्दी से दोबारा जब एक्सपोजर होगा वो पैथोजन को रिकॉग्नाइज कर लेती है कि अच्छा ये इसका वैक्सीन था, ये एंटीबॉडीज तैयार है। तो जैसे ही एक्चुअल इन्फेक्शन हुआ हमारी बॉडीज में एंटीबॉडी बनने के लिए टाइम नहीं लगेगा, ऑलरेडी हमारी एंटीबॉडीज अटैक करना शुरू कर देंगी। तो यहाँ लिखा भी है मैसिव प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। If a person is infected with some deadly microbes to which quick immune response is required, यानी कि अगर एक पर्सन को प्रॉब्लम हो गई है, कोई डेडली माइक्रोब्स उसकी बॉडी में है जिसके लिए एकदम जल्दी से इम्यून रिस्पॉन्स चाहिए, क्विक रिस्पॉन्स, जैसे कि टिटनेस के केस में होता है, तो क्या करते हैं? हम एक्चुअल एंटीबॉडीज ही बॉडी में डाल देते हैं। यहाँ पे हमने वीक पैथोजन या इनएक्टिवेटेड पैथोजन नहीं डाला है, हमने डायरेक्टली एंटीबॉडीज बॉडी में डाल दिया, जो ऊपर पढ़ा था हमने इम्यूनिटी में। और एंटीटॉक्सिन डाल देते हैं, जो एक टॉक्सिन होता है जिसके अंदर एंटीबॉडीज होती हैं। इवन इन केसेस ऑफ स्नेक बाइट्स द इंजेक्शन विच इज गिवन टू द पेशेंट कंटेन परफॉर्म एंटीबॉडीज अगेंस्ट द स्नेक वेनम। जब किसी को सांप काटता है और उसको कोई दवाई देते हैं तो उस केस में भी ऐसी एंटीबॉडीज देते हैं जो स्नेक वेनम को न्यूट्रलाइज कर ले। उस टाइम हमारे पास टाइम नहीं है कि हम स्नेक वेनम इनएक्टिवेटेड फॉर्म में डालेंगे और फिर उसके बाद एंटीबॉडीज क्रिएट होंगी, क्योंकि ऑलरेडी ये प्रॉब्लम चल रही है बॉडी में, ऑलरेडी स्नेक ने बाइट कर लिया है। तो अब हमें चाहिए कि फटाफट से एंटीबॉडीज बॉडी में एंटर करें और स्नेक वेनम को, जो जहर है उसको न्यूट्रलाइज करें। इस टाइप की इम्यूनाइजेशन को हम लोग बोलते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन। जब हम इम्यूनाइजेशन करवाते हैं, वैक्सीन देते हैं
true inactivated pathogen or weak pathogen, then we call it active immunization. But इस केस में जब डायरेक्टली एंटीबॉडी दे दी तो we call it passive immunization. अच्छा, सेम चीज हमने ऊपर पढ़ी है, बट यहाँ पे we are studying about the vaccination. ठीक है, ऊपर हम लोग पढ़ रहे थे एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में. Now RDT, that is recombinant DNA technology, has allowed the production of antigenic polypeptide of pathogen in bacteria or yeast. इतनी तरक्की हो रही है, धीरे धीरे वर्क चल रहा है, तो उसकी वजह से एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड्स तैयार होने लग गए हैं पैथोजन के बैक्टीरिया और यीस्ट में. वैक्सीन प्रोड्यूस्ड यूजिंग दिस अप्रोच अलाउ लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड हैंस ग्रेटर अवेलेबिलिटी फॉर इम्यूनाइजेशन. जब हम बैक्टीरिया और यीस्ट में ये चीज प्रोड्यूस करने लग गए हैं तो फायदा क्या हो रहा है, इतने सारे, अब क्योंकि इतने लोग हैं, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, तो वैक्सीन बहुत ज्यादा नंबर में प्रोड्यूस हो रहा है. ठीक है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो रहा है और इम्यूनाइजेशन हमें अच्छे से अवेलेबल है. हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम यीस्ट. एग्जाम्पल दिया गया है कि जो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन है वो यीस्ट से प्रोड्यूस किया जाता है. तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस कि एक्टिव जो वैक्सीनेशन है या एक्टिव इम्यूनाइजेशन है प्लस या जो पैसिव इम्यूनाइजेशन है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है. बहुत बेसिक चीज़ है. एक में आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है ताकि बॉडी प्रिपेयर्ड हो. एक में क्या होता है, हमें ऑन द स्पॉट जब ट्रीटमेंट चाहिए तो हेल्प मिल जाती है. ठीक है, आई थिंक ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पर्टिकुलर जो भी ये सीरीज़ है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर की, उसका मैं लिंक दे दूंगी ताकि सारे पार्ट आपको यहाँ मिल जाए. वरना डायरेक्टली आप मेरे चैनल पे होम पेज या प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं. वहाँ पे भी आपको बायोलॉजी सेक्शन के अंडर सब कुछ मिलेगा, जितने भी चैप्टर आज तक कवर हुए हैं. थैंक यू सो मच.